बेवहाय बिपिएफआल' माहाजोन जागोन बे नङा। बर' हारिया जोबस्रांनायजों लोगोसे सानसे समाव बिथांमोननि जेनेरेसनाबो जोबस्रांलांगोन, बे खोथाया स्पष्ट जानानै फैदों। रायजोलै मूर श्रद्धा আৰু মৰম যাচিছো। प्रमोद बर'ए কৈছিলে যদি বিটিআৰ চুক্তি আখৰে আখৰে পালন নহলে মই সুইসাইড কৰিম বুলি কৈছিলে, সেই সুইসাইড নকৰিলে, ইলেকশ্যন নিখিলিম কোৱা। গেলেফু আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজত নতুন ৰেল লাইন নিৰ্মাণৰ আঁচনিও তেখেতৰ কৰকমেলেৰে জানুৱাৰী মাহত আৰম্ভ হ'ব। दान मोननैनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिसिनि हाग्राया बा हाग्रामाफोरा जोंनि जोबस्रांनायनि महराव फैगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। नमस्कार। लुइट पोरिया रायजोलै मूर श्रद्धा और मरम जाचिसु। असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, राम मोहन नायडू जी, मुरलीधर मोहोल जी, पवित्रा मार्गरीटे जी, असम सरकार के मंत्रीगण, अन्य महानुभाव, भाई और बहनों, मैं अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं। ये आज का जो दिवस है एक प्रकार से विकास के उत्सव का दिवस है, और ये सिर्फ असम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का उत्सव है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना मोबाइल फोन निकालिए, उस पर फ्लैश लाइट चालू कीजिए और सबके सब इस विकास उत्सव में भागीदार बनिए। हर एक के मोबाइल फोन का लाइट जलना चाहिए। देखिए तालियों की गूंज से पूरा देश देखेगा कि असम विकास का उत्सव मना रहा है। जब विकास का प्रकाश पहुंचता है तो जिंदगी की हर राह नई ऊंचाइयों को छूने लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। साथियों, असम की धरती से मेरा लगाव, यहां के लोगों का प्यार और स्नेह, और खासकर असम और पूर्वोत्तर की मेरी माताओं बहनों का अपनापन, ये मुझे निरंतर प्रेरित करते हैं। पूर्वोत्तर के विकास के हमारे संकल्प को ताकत देते हैं। मैं देख रहा हूं आज एक बार फिर असम के विकास में नया अध्याय जुड़ रहा है, और ऐसे में भारत रत्न भूपेन दा की पंक्तियां बहुत सटीक हो जाती है। लुइदोर पार जिलिकाई टूली बोलोई आमी प्रतिज्ञाबद्ध आमी संकल्पबद्ध, यानी लुइत नदी का तट उज्जवल होगा, अंधकार की हर दीवार टूटेगी, और ये होकर रहेगा। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी प्रतिज्ञा है। साथियों, भूपेन दा की ये पंक्तियां केवल एक गीत नहीं थी,
ये असम को प्यार करने वाली हर महान आत्मा का संकल्प था और आज ये संकल्प हमारे सामने सिद्ध हो रहा है। जैसे असम में विशाल ब्रह्मपुत्र की धाराएं कभी नहीं रुकती, वैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार में यहां विकास की धारा भी अनवरत बह रही है। आज लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हमारे इस संकल्प का प्रमाण है। मैं सभी असम वासियों को, देश के लोगों को इस नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अब से कुछ देर पहले मुझे गोपीनाथ बोरदोलोई जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। बोरदोलोई जी असम के पहले मुख्यमंत्री थे, असम का गौरव थे, असम की पहचान, असम का भविष्य और असम के हित उन्होंने कभी भी इससे समझौता नहीं किया। उनकी ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, उनमें असम को लेकर गौरव की भावना जगाएगी। साथियों, आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के गेटवे होते हैं। ये राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास और लोगों के भरोसे के स्तंभ होते हैं। आप भी जब देखते हैं कि असम में इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आप भी कहते हैं अब जाकर असम के साथ न्याय होना शुरू हुआ है। वरना साथियों, कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था। कांग्रेस की सरकारें और उनमें बैठे लोग कहते थे असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस कहती थी असम को, पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की, हाईवेज और बेहतर रेलवेज की जरूरत क्या है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। साथियों, कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। मोदी कहता है कांग्रेस वाले नॉर्थ ईस्ट जाएं या न जाएं, मुझे तो नॉर्थ ईस्ट और असम आते ही अपने लोगों के बीच होने का एहसास होता है। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है और इसकी जवाबदेही भी है। और इसलिए साथियों, बीते 11 वर्षों में असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए लाखों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाएं शुरू हुई है। आज असम आगे भी बढ़ रहा है और नए कीर्तिमान भी गढ़ रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि असम भारतीय न्याय संहिता लागू करने में देश में
नंबर 1 राज्य बना है। असम ने 50 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के समय में असम में बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन आज यहां हजारों युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी मिल रही है। भाजपा की सरकार में असम की संस्कृति को हर मंच पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं भूल नहीं सकता जब पिछले साल 13 अप्रैल को गुवाहाटी स्टेडियम में 11,000 से ज्यादा कलाकारों ने एक साथ बिहू नृत्य किया था। इस घटना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ऐसे ही नए रिकॉर्ड बनाते हुए असम तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, अब इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से गुवाहाटी और असम की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस टर्मिनल पर हर साल करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे, यानी बड़ी संख्या में पर्यटक भी असम आ सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए मां कामाख्या के दर्शन की सुविधा भी आसान हो जाएगी। इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल में कदम रखते ही ये साफ दिखता है विकास भी और विरासत भी, ये मंत्र के मायने क्या है। इस एयरपोर्ट को असम की प्रकृति और संस्कृति को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। टर्मिनल के अंदर हरियाली है, इंडोर फॉरेस्ट जैसी व्यवस्था है, चारों तरफ प्रकृति से जुड़ा डिजाइन है। यहां आने वाला हर यात्री सुकून महसूस करे। इसकी बनावट में बांस का खास इस्तेमाल किया गया है। बांस असम के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वो यहां मजबूती भी दिखाता है और खूबसूरती भी। और दिल्ली में बैठे हुए भूतकाल की सरकारों को ये बंबू क्या है इसकी पहचान भी नहीं थी। आप हैरान होंगे, 2014 में आपने मुझे काम दिया, उसके पहले हमारे देश में एक कानून था। ये कानून ऐसा था कि आप बंबू को काट नहीं सकते। अब कोई मुझे समझाए भाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया बंबू एक ट्री है, वृक्ष है, और जब एक बार वृक्ष कह दिया तो फिर सारे दरवाजे बंद हो गए। जबकि बांबू दुनिया मानती है कि ये एक पौधा है, और हमने कानून हटाया और ग्रास की कैटेगरी में जो सचमुच में बंबू की पहचान है उसमें लाया, और तब जाकर के आज ये बांबू से इतनी बड़ी भव्य इमारत निर्माण हुई है। और आज अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो दुनिया भर में भारत के एयरपोर्ट की रचनाओं की चर्चा हो रही है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है, और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं। साथियों, आज भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है और भारत की भूमिका भी बदली है। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 11 साल के भीतर भीतर ये कैसे हुआ?
साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की है। भारत 2047 की तैयारी कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि विकास के इस महान अभियान में देश के हर राज्य के हर क्षेत्र की भागीदारी है। हम पिछड़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश का हर राज्य एक साथ प्रगति करे और विकसित भारत के मिशन में अपना योगदान दे। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज असम और पूर्वोत्तर हमारे इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी और आज हम असम को भारत के ईस्टर्न गेटवे के रूप में उभरता देख रहे हैं। असम भारत को आसियान देशों से जोड़ने के लिए ब्रिज की भूमिका निभा रहा है। ये शुरुआत अभी बहुत आगे तक जाएगी और असम कई क्षेत्रों में विकसित भारत का इंजन बनेगा। साथियों, आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। असम में नए पुल बनाने की रफ्तार, नए मोबाइल टावर लगाने की स्पीड, विकास के हर काम की गति सपनों को हकीकत में बदल रही है। ब्रह्मपुत्र पर बने पुलों ने असम की कनेक्टिविटी को नई मजबूती और नया आत्मविश्वास दिया है। आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहां केवल 3 बड़े पुल बन पाए थे, लेकिन पिछले 1 दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं। इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही है। बोगीबील और ढोला सदिया जैसे सबसे लंबे पुलों ने असम को रणनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बना दिया है। रेलवे कनेक्टिविटी में भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। बोगीबील ब्रिज के शुरू होने से अपर असम और देश के बाकी हिस्सों के बीच की दूरी सिमट गई है। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रा के समय को कम कर दिया है। देश में वाटरवेज के विकास का फायदा भी असम को मिल रहा है। कार्गो ट्रैफिक में 140% की बढ़ोतरी हुई है। इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मपुत्र केवल नदी नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति का प्रवाह है। पांडु में पहली शिप रिपेयर सुविधा विकसित हो रही है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली गंगा विकास क्रूज को लेकर उत्साह है। इसे नॉर्थ ईस्ट ग्लोबल क्रूज टूरिज्म के मानचित्र पर स्थापित हो गया है। साथियों, कांग्रेस की सरकारों ने असम और पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का जो पाप किया था, उसका बहुत बड़ा खामियाजा देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को उठाना पड़ा। कांग्रेस की सरकारों में हिंसा का दौर दशकों तक फलता फूलता रहा। हम केवल 10-11 साल के भीतर उसे खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर में पहले जहां हिंसा और खून खराबा होता था, आज वहां 4G और 5G टेक्नोलॉजी से डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही है। जो जिले कभी हिंसाग्रस्त माने जाते थे, आज वो आकांक्षी जिलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। आने वाले समय में यही इलाके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेंगे। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक नया भरोसा जगा है। हमें इसे और मजबूती देनी है। साथियों, हमें असम और पूर्वोत्तर के विकास में कामयाबी इसलिए भी मिल रही है कि हम इस क्षेत्र की पहचान और संस्कृति की सुरक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक और पाप किया था। उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय
असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। भाइयों बहनों, बोरदोलोई जी ने आजादी के पहले तो असम को बचा लिया था, लेकिन उनके बाद कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। साथियों, आज हेमंता जी की सरकार और उनकी टीम के सभी साथी बहुत मेहनत से असम के संसाधनों को इस गैर कानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। असम के संसाधन असम के लोगों के काम आए, इसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने भी घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती की है। अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए उनकी पहचान भी कराई जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोधी एजेंडे पर उतर आए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इनके वकील कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, तो इन लोगों को देश के हर कोने में तकलीफ हो रही है। ऐसे लोग असमिया भाई बहनों के हितों को नहीं बताएंगे। ये लोग आपकी जमीन और जंगलों पर किसी और का कब्जा होने देंगे। इनकी देश विरोधी मानसिकता पुराने दौर की हिंसा और अशांति वाले हालात पैदा कर सकती है। और इसलिए मेरे आसाम के भाई बहन, हमें बहुत सावधान रहना है। जिस असम की अस्मिता के लिए बोरदोलोई जी जैसे लोगों ने जीवन भर अपना सब कुछ न्यौछावर किया, हमें उसकी रक्षा करनी है। असम के लोगों को एकजुट रहना है। हमें असम के विकास को डिरेल होने से बचाना है। कांग्रेस के षड्यंत्रों को पल पल कदम कदम पर विफल करते रहना है। साथियों, आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। भारत के भविष्य का नया सूर्योदय पूर्वोत्तर से ही होना है। इसके लिए हमें साथ मिलकर अपने सपनों के लिए काम करना होगा। हमें असम के विकास को सबसे आगे रखकर चलना होगा। मुझे विश्वास है हमारे सामूहिक प्रयास असम को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम विकसित भारत के सपने पूरा करेंगे और विकसित असम से विकसित भारत का रास्ता बनने वाला है। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर नए टर्मिनल की बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। उपस्थित सभी सम्मान्य सहयोगीगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और मेरे प्यारे असम के भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। प्रथम होते अपनो लोकक नमस्कार जोनियसु। आज
इस ऐतिहासिक अवसर पर असम की धरती पर गुवाहाटी में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है। यह केवल एक नया टर्मिनल बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यह असम की आकांक्षाओं, उत्तर पूर्व की संभावनाओं और भारत के उज्जवल भविष्य की भी एक प्रतीक है। असम जहां ब्रह्मपुत्र की विराट धारा बहती है, जहां काजीरंगा की सुंदरता है, कामाख्या की आस्था है, जहां संस्कृति, साहस और स्वाभिमान एक साथ सांस लेते हैं, और उसी असम को विकास की नई ऊंचाइयों से जोड़ने का यह ऐतिहासिक क्षण है। मैं असम के लोगों को और विशेष रूप से गुवाहाटी के नागरिकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और इस अवसर को और भी विशेष बनाती है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति। मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा की सारथी हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने वह आत्मविश्वास पाया है जिसके कारण आज देश बड़े सपने देख रहा है और उन्हें साकार भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो गरीब का दर्द भी जानते हैं और ग्लोबल टेबल पर भारत की बात मजबूती से रखना भी जानते हैं, जो सपनों को संकल्प है और संकल्प को सिद्धि बनाने में जानते हैं। मोदी जी ने सत्ता को सेवा बनाया, राजनीति को राष्ट्रनीति बनाया और भारत को विश्व पर गर्व से के साथ खड़ा होने का मौका दिया। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया देखती है। ये आत्मविश्वास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है और आज उसी असम को विकास की नई ऊंचाई से जोड़ने के लिए यह ऐतिहासिक क्षण आज हवाई अड्डे और हवाई यात्रा के साथ जुड़ी है। और इससे मैं कहना चाहूंगा कि यह हवाई यात्रा हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा आज बन चुका है। एयरपोर्ट केवल यात्रा का माध्यम नहीं है, वो एक आर्थिक विकास का इंजन भी बन चुका है। जहां एयरपोर्ट बनता है वहां उद्योग आते हैं, वहां पर्यटन बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र अभूतपूर्व सफलता की कहानी लिख रही है। 2014 में जहां हमारे देश में 74 हवाई अड्डे थे, आज वो संख्या बढ़कर 165 हो गई है। उड़ान योजना के माध्यम से हवाई यात्रा को आम नागरिक तक पहुंचने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला विमानन क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भारत नए रिकॉर्ड भी बना रहा है और इस विमानन के क्रांति में असम भी बहुत ही आगे अग्रिम क्षण में है। पिछले 11 साल में हमने उड़ान योजना के माध्यम से लीलाबरी, रूपसी और तेजपुर में 3 नए एयरपोर्ट बनाए और नॉर्थ ईस्ट में भी हर राज्य में एक नया एयरपोर्ट बनाने का काम हमारे एनडीए सरकार ने भी किया। और आज हम जिस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर रहे हैं वह इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी बन चुका है। यह 1,40,000 मीटर में फैला आधुनिक, विशाल और विश्व स्तरीय टर्मिनल है। वर्तमान टर्मिनल की क्षमता 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष है, तो ये वाली टर्मिनल 1,30,00,000 क्षमता से बनी हुई अद्भुत टर्मिनल है। आज गुवाहाटी एयरपोर्ट सालाना 65 लाख से अधिक वार्षिक यात्रियों के साथ देश में 10वें बड़ी बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। इस टर्मिनल का केवल देखिएगा आप भी कभी, इस टर्मिनल को केवल देखने वाली चीज ही नहीं, इसको महसूस भी करने वाली एक अद्भुत एक टर्मिनल बनाया है। बैम्बू ऑर्चिड टर्मिनल असम की जो संस्कृति है और इसकी जो विरासत है उसका एक जीवंत प्रतीक हमारा ये टर्मिनल आज बना है। विकास भी, विरासत भी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हर बार एक दिशा निर्देश करते हैं उसको जीवित कर कर हमने इस टर्मिनल में उसको बनाने का काम भी हमने किया है। यह टर्मिनल नई आशा, नई ऊर्जा और नई आत्मविश्वास लेकर आया है। यह शक्ति केवल गुवाहाटी या असम को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए और भारत के लिए भी यह शक्ति है, क्योंकि गुवाहाटी उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार, एक गेटवे की तरह है। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूरज उत्तर पूर्व में उगता है, लेकिन दशकों तक इस क्षेत्र को वो रोशनी नहीं मिल पाई जिसका ये प्रांत एक हकदार था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो स्थिति बदली। आज उत्तर पूर्व में सूरज नई रोशनी, नई विकास और नए विश्वास को भी लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्वी की सुंदरता, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो बहुत प्यारे लोग हैं, ये अभिभूत कर देती है। और मैं देशवासियों से, खासकर मैं दक्षिण भारत से आता हूं, वहां के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, आपने भारत को पूरी तरह नहीं देखा जब तक आपने उत्तर पूर्वी भारत को नहीं देखा। You have not seen India until you have seen North East India। आइए, असम आइए,
उत्तर पूर्व आइए और इस महसूस कीजिए, इसे जिए, इसे जानिए। यह टर्मिनल असम के लिए दुनिया के द्वार खोलता है और साथ ही असम में युवाओं के लिए दुनिया तक पहुंचने का एक मार्ग भी दिखाता है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके सहयोग से इतना बढ़िया टर्मिनल मिला और यहाँ के जो अप्रोच रोड है उसमें भी उन्होंने बहुत सारा सहायता दी, और खासकर अदानी ग्रुप को भी। और आज असम में डबल इंजन सरकार के साथ जिस तेज गति से यहाँ पे विकास आगे बढ़ रही है उसे हम विजन से विक्ट्री तक लेके जाने का काम करेंगे। अंत में मैं असम के युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो अद्भुत अवकाश हमारे भारत के युवाओं के लिए दिया है, इतना सशक्त हम सबके लिए बना है, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, इस तरह के विजन के साथ इतने सारे अवसर हमारे लिए खड़े किए हैं। अब समय है अपने पंख फैलाने का और ऊंची उड़ान भर के आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत भी बनाने का। इसके लिए मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके के आने के लिए और इतना शानदार कार्यक्रम बनाने के लिए। मैं फिर से असम के सारे लोगों को बधाई देते हुए विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने बहुमूल्य विचारों से इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करें। সকলোৰে খবৰ ভালনে বেয়া? ভালনে বেয়া? তেতিয়ালে মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক সকলোকে গুৱাহাটী আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল উপহাৰ দিয়া বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, মাননীয় কেন্দ্ৰীয় বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰামমোহন নাইডু ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া, আদানী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী গৌতম আদানী ডাঙৰীয়া, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ সুযোগ্য সন্তান বলিন বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী, সাংসদ আৰু বিধায়কসকল, উপস্থিত ৰাইজ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা গৌৰৱ আৰু আনন্দৰ দিন। অলপ আগতে ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰত ৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰিছিলে আৰু তাৰ লগে লগে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল বিল্ডিঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিলে। আমি সকলোৱে জানো যে আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ এই টাৰ্মিনেলটো অসমৰ বাঁহেৰে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, কপৌ ফুলৰ আৰ্হিৰে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু কাজিৰঙাকে ধৰি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সন্মুখত ৰাখি এই সুন্দৰ টাৰ্মিনেল বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই টাৰ্মিনেল বিল্ডিং কেইবছৰমান আগলৈকে অসমে এনেকুৱা অত্যাধুনিক টাৰ্মিনেল বিল্ডিং দেখা পাব তাক আমি চিন্তাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি আমি গুৱাহাটীত এনে এক বিমানবন্দৰ লাভ কৰিছোঁ যে ই দেশৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম সুন্দৰ বিমানবন্দৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। আমাৰ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত 1,30 লাখ যাত্ৰীয়ে বছৰত অহা যোৱা কৰাৰ সুবিধা পাব আৰু তাৰ লগে লগে এই বিমানবন্দৰত আৰু নতুন টাৰ্মিনেল বনোৱাৰো ব্যৱস্থা ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এই টাৰ্মিনেল বিল্ডিঙৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে এটা এৰো হাব 60 একৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। হোটেল, কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত সংযোজন হ'ব। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে MRO, পাইলট ট্ৰেইনিঙৰ বাবে সিমুলেশ্যন চেণ্টাৰ
এনে বহুত ব্যৱস্থাই এই গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আমি দেখা পাম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আমাৰ ৰাজ্যখনে চৌদিশে আগবাঢ়িছে যোৱাবাৰ তেখেত আমাৰ মাজলৈ আহিছিল আমাক গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ উপহাৰ দিছিলে কেইমাহমান আগতে তেখেতে আমাক আহি নুমলীগড় সুধানগৰত বাঁহৰ পৰা ইথানেল বনোৱা এটা নতুন ব্যৱস্থা নতুন কাৰখানা আমাক উপহাৰ দিছিল এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল উদ্বোধনৰ লগে লগে অহাকালি তেখেতে নামৰূপলৈ যাব আৰু নামৰূপতো 12 লাখ মেট্ৰিক টন উৎপাদন কৰিব পৰা এটা সাৰ কাৰখানাৰ ভূমি পূজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰকমলেৰে আৰম্ভ হ'ব আজি আমাৰ বাবে অসমৰ বাবে এটা ডাঙৰ গৌৰৱৰ দিন যে অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱত অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত আমি নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ স্তম্ভলৈও যাব আৰু ভাৰতৰ তেখেত প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব যোনে অসম আন্দোলনৰ বীৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব আমাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই অসম ভ্ৰমণ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এখন নতুন অসমৰ প্ৰতিচ্ছবি আজি আমি স্পষ্টভাৱে সন্মুখত দেখা পাইছো অহা জানুৱাৰী মাহত তেখেতে আমাৰ মাজলৈ আকৌ আহিব কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ 32 কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ তেখেত আমাৰ মাজলৈ আহিব আৰু গেলেফু আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজত নতুন ৰেল লাইন নিৰ্মাণৰ আঁচনিও তেখেতৰ কৰকমলেৰে জানুৱাৰী মাহত আৰম্ভ হ'ব জানুৱাৰী মাহতে তাৰ পিছত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অসমলৈ আকৌ নিমন্ত্ৰণ কৰিছো যাতে তেখেতৰ কৰকমলেৰে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলঙৰ শুভ উদ্বোধন হ'ব পাৰে আৰু বৰাক উপত্যকাত নতুন দলু বিমানবন্দৰৰো আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব পাৰে আমি অসমীয়াই এই সময়ছোৱাত যিমান উন্নতি দেখিছো কেতিয়াও আমি আগতে ইমান উন্নতি দেখা নাছিলো এই উন্নতি আমি কাৰ বাবে দেখা পাইছো এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ বাবে অসমৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ অযুত মৰমৰ বাবে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ স্থানত থিয় হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা বিশাল হাত চাপৰিৰে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাওক ডাঙৰ কৰি হাত চাপৰি বজাওক ডাঙৰ কৰি হাত চাপৰি বজাওক যাতে অসমৰ ঘৰে ঘৰে সকলোৱে এই সভাৰ প্ৰতিধ্বনি দেখা পায় আৰু জোৰেৰে হাত চাপৰি বজাওক আৰু জোৰেৰে হাত চাপৰি বজাওক বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰাইজ আপোনালোকৰ এই আশীৰ্বাদ আপোনালোকে কল্পনা কৰিব অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে বহু বছৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া দেশ চলাইছিলে কেতিয়াও লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আজি যেনেকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সন্মান জনাইছে আগত কেতিয়াও কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াক বাদ দি কোনেও গোপীনাথ বৰদলৈ দেৱক এনেকে সন্মান জনোৱা নাছিলে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক সন্মান জনোৱা এয়া ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব অসমৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং শোধনাগাৰ সাৰ কাৰখানা সেমি কণ্ডাক্টৰ এই গোটেইবিলাক এখন নতুন অসমৰ নিৰ্মাণ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি দেখা পাইছো কেতিয়াবা মই কওঁ অসমীয়াই আকাশ চুবৰ বাবে মন কৰে আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমীয়াই সঁচাকৈয়ে আজি আকাশ চুব পাৰিছে এয়া আমাৰ বাবে কীৰ্তিত্বৰ বতৰা আমাৰ বাবে আনন্দৰ বতৰা মই পুনৰ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এডভান্টেজ অসমত আহিছিলে অসমত উদ্যোগীকৰণৰ এক নতুন বাতাবৰণ আজি তেখেতৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছো যে এডভান্টেজ অসমৰ পিছত এটাৰ পিছত এটাকৈ অসমলৈ বিনিয়োগ আহিছে
আৰু আজি মই অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাৰ আদানী গ্ৰুপে অকল মাত্ৰ বিমানবন্দৰে নহয় আমাৰ ৰাজ্যখনত 1 লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে আজি সংকল্প লৈছে। মই এই সুযোগতে তেখেতসকললৈ ধন্যবাদ জনাইছো। ভাৰত চৰকাৰৰ অসামৰিক বিমান বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰামমোহন নাইডু ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মই আশা কৰিছো যে আজি গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ এটা টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণ হ'ল। তেওঁলোকে কৈছে যে 2032ত আমি দ্বিতীয় টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণ কৰিম, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ৰাজ্যখনত যিদৰে উন্নয়ন আৰম্ভ হৈছে 2032ত নহয় 2028তে আমাৰ দ্বিতীয় টাৰ্মিনেলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব। কাৰণ এতিয়া অসম হ'ল শান্তিৰ দেশ, অসম হ'ল প্ৰগতিৰ দেশ, অসম হ'ল বিকাশৰ দেশ, অসম হ'ল অটল অবিচলিত হৈ থিয় দি থকা এখন ভাৰতৰ মহান ৰাজ্য। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক কৈছিলে যে এ ফৰ আছাম হ'ব লাগে। আজি আমি সকলোৱে দেখিছো যোৱা 5টা বছৰ 10টা বছৰত অসমত যি ধৰণে প্ৰগতি হৈছে আমি নিশ্চিত মানুহে কেইটামান দিনৰ পিছত এ ফৰ এপল বুলি নকব, এ ফৰ আছাম বুলি কব, এ ফৰ অসম বুলি কব। এই দিনটো আজি আহি আছে আৰু ই বেছি দূৰত নাই। আমি এই লক্ষ্যটো উপনীত হ'ব পাৰিম। পুনৰ এবাৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো। মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ আমি সকলোৱে শুনিম, প্ৰেৰণা লাভ কৰিম আৰু অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে তেখেতৰ পৰা মাৰ্গদৰ্শন লাভ কৰিম। মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। মোৰ লগত আকৌ এবাৰ ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु आपके दूरदर्शी नेतृत्व, संकल्प और विशिष्ट योगदान के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपने कर कमलों से नए टर्मिनल का शुभ उद्घाटन आभासी रूप से करें। नमस्कार। लुइट पोरिया, राई जोलोई, मूर श्रद्धा अरु मरोम जासीसु असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, राममोहन नायडू जी, मुरलीधर मोहोल जी, पवित्रा मार्गरेटे जी, असम सरकार के मंत्रीगण, अन्य महानुभाव, भाई और बहनों, मैं अपना भाषण शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं। यह आज विजय का आज का जो दिवस है एक प्रकार से विकास के उत्सव का दिवस है और ये सिर्फ असम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का उत्सव है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना मोबाइल फोन निकालिए, उस पर फ्लैश लाइट चालू कीजिए और सबके सब इस विकास उत्सव में भागीदार बनिए। हर एक के मोबाइल फोन का लाइट जलना चाहिए।
देखिए तालियों की गूंज से पूरा देश देखेगा कि असम विकास का उत्सव मना रहा है। जब विकास का प्रकाश पहुंचता है तो जिंदगी की हर राह नई ऊंचाइयों को छूने लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। साथियों, असम की धरती से मेरा लगाव, यहां के लोगों का प्यार और स्नेह, और खासकर असम और पूर्वोत्तर की मेरी माताओं बहनों का अपनापन, ये मुझे निरंतर प्रेरित करते हैं पूर्वोत्तर के विकास के हमारे संकल्प को ताकत देते हैं। मैं देख रहा हूं आज एक बार फिर असम के विकास में नया अध्याय जुड़ रहा है, और ऐसे में भारत रत्न भूपेन दा की पंक्तियां बहुत सटीक हो जाती है। लुइदोर पार जिलिकाई टूली बोलोई आमी प्रतिज्ञाबद्ध आमी संकल्पबद्ध, यानी लुइत नदी का तट उज्जवल होगा, अंधकार की हर दीवार टूटेगी, और ये होकर रहेगा। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी प्रतिज्ञा है। साथियों, भूपेन दा की ये पंक्तियां केवल एक गीत नहीं थी, ये असम को प्यार करने वाली हर महान आत्मा का संकल्प था। और आज ये संकल्प हमारे सामने सिद्ध हो रहा है। जैसे असम में विशाल ब्रह्मपुत्र की धाराएं कभी नहीं रुकती, वैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार में यहां विकास की धारा भी अनवरत बह रही है। आज लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हमारे इस संकल्प का प्रमाण है। मैं सभी असम वासियों को, देश के लोगों को इस नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अब से कुछ देर पहले मुझे गोपीनाथ बोरदोलोई जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। बोरदोलोई जी असम के पहले मुख्यमंत्री थे, असम का गौरव थे, असम की पहचान, असम का भविष्य और असम के हित। उन्होंने कभी भी इससे समझौता नहीं किया। उनकी ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, उनमें असम को लेकर गौरव की भावना जगाएगी। साथियों, आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के गेटवे होते हैं। ये राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास और लोगों के भरोसे के स्तंभ होते हैं। आप भी जब देखते हैं कि असम में
इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आप भी कहते हैं अब जाकर असम के साथ न्याय होना शुरू हुआ है। वरना साथियों, कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था। कांग्रेस की सरकारें और उनमें बैठे लोग कहते थे असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस कहती थी असम को, पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की, हाईवेज और बेहतर रेलवेज की जरूरत क्या है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। साथियों, कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। मोदी कहता है कांग्रेस वाले नॉर्थ ईस्ट जाएं या न जाएं, मुझे तो नॉर्थ ईस्ट और असम आते ही अपने लोगों के बीच होने का एहसास होता है। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है और इसकी जवाबदेही भी है। और इसलिए साथियों, बीते 11 वर्षों में असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए लाखों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाएं शुरू हुई है। आज असम आगे भी बढ़ रहा है और नए कीर्तिमान भी गढ़ रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि असम भारतीय न्याय संहिता लागू करने में देश में नंबर 1 राज्य बना है। असम ने 50 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के समय में असम में बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन आज यहां हजारों युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी मिल रही है। भाजपा की सरकार में असम की संस्कृति को हर मंच पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं भूल नहीं सकता जब पिछले साल 13 अप्रैल को गुवाहाटी स्टेडियम में 11,000 से ज्यादा कलाकारों ने एक साथ बिहू नृत्य किया था। इस घटना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ऐसे ही नए रिकॉर्ड बनाते हुए असम तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, अब इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से गुवाहाटी और असम की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस टर्मिनल पर हर साल करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे, यानी बड़ी संख्या में पर्यटक भी असम आ सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए मां कामाख्या के दर्शन की सुविधा भी आसान हो जाएगी। इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल में कदम रखते ही ये साफ दिखता है विकास भी और विरासत भी, ये मंत्र के मायने क्या है। इस एयरपोर्ट को असम की प्रकृति और संस्कृति को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। टर्मिनल के अंदर हरियाली है, इंडोर फॉरेस्ट जैसी व्यवस्था है, चारों तरफ प्रकृति से जुड़ा डिजाइन है। यहां आने वाला हर यात्री सुकून महसूस करे। इसकी बनावट में बांस का खास इस्तेमाल किया गया है। बांस असम के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वो यहां मजबूती भी दिखाता है और खूबसूरती भी। और दिल्ली में बैठे हुए भूतकाल की सरकारों को
ये बम्बू क्या है इसकी पहचान भी नहीं थी। आप हैरान होंगे, 2014 में आपने मुझे काम दिया, उसके पहले हमारे देश में एक कानून था। ये कानून ऐसा था कि आप बम्बू को काट नहीं सकते। अब कोई मुझे समझाए भाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया बम्बू एक ट्री है, वृक्ष है, और जब एक बार वृक्ष कह दिया तो फिर सारे दरवाजे बंद हो गए। जबकि बाम्बू दुनिया मानती है कि ये एक पौधा है, और हमने कानून हटाया और ग्रास की कैटेगरी में जो सचमुच में बम्बू की पहचान है उसमें लाया, और तब जाकर के आज ये बाम्बू से इतनी बड़ी भव्य इमारत निर्माण हुई है। और आज अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो दुनिया भर में भारत के एयरपोर्ट की रचनाओं की चर्चा हो रही है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है, और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं। साथियों, आज भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है और भारत की भूमिका भी बदली है। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 11 साल के भीतर भीतर यह कैसे हुआ? साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की है। भारत 2047 की तैयारी कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं, और सबसे अहम बात यह है कि विकास के इस महान अभियान में देश के हर राज्य के हर क्षेत्र की भागीदारी है। हम पिछड़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश का हर राज्य एक साथ प्रगति करे और विकसित भारत के मिशन में अपना योगदान दे। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, और मुझे खुशी है कि आज असम और पूर्वोत्तर हमारे इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी, और आज हम असम को भारत के ईस्टर्न गेटवे के रूप में उभरता देख रहे हैं। असम भारत को आसियान देशों से जोड़ने के लिए ब्रिज की भूमिका निभा रहा है। ये शुरुआत अभी बहुत आगे तक जाएगी, और असम कई क्षेत्रों में विकसित भारत का इंजन बनेगा। साथियों, आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। असम में नए पुल बनाने की रफ्तार, नए मोबाइल टावर लगाने की स्पीड, विकास के हर काम की गति सपनों को हकीकत में बदल रही है। ब्रह्मपुत्र पर बने पुलों ने असम की कनेक्टिविटी को नई मजबूती और नया आत्मविश्वास दिया है। आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहां केवल 3 बड़े पुल बन पाए थे, लेकिन पिछले 1 दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं। इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही है। बोगीबील और ढोला सदिया जैसे सबसे लंबे पुलों ने असम को रणनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बना दिया है। रेलवे कनेक्टिविटी में भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। बोगीबील ब्रिज के शुरू होने से अपर असम और देश के बाकी हिस्सों के बीच की दूरी सिमट गई है। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने
यात्रा के समय को कम कर दिया है। देश में वाटरवेज के विकास का फायदा भी असम को मिल रहा है। कार्गो ट्रैफिक में 140% की बढ़ोतरी हुई है। इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मपुत्र केवल नदी नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति का प्रवाह है। पान्नू में पहली शिप रिपेयर सुविधा विकसित हो रही है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली गंगा विकास क्रूज को लेकर उत्साह है। इसे नॉर्थ ईस्ट ग्लोबल क्रूज टूरिज्म के मानचित्र पर स्थापित हो गया है। साथियों, कांग्रेस की सरकारों ने असम और पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का जो पाप किया था, उसका बहुत बड़ा खामियाजा देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को उठाना पड़ा। कांग्रेस की सरकारों में हिंसा का दौर दशकों तक फलता फूलता रहा। हम केवल 10-11 साल के भीतर उसे खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर में पहले जहां हिंसा और खून खराबा होता था, आज वहां 4G और 5G टेक्नोलॉजी से डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही है। जो जिले कभी हिंसाग्रस्त माने जाते थे, आज वो आकांक्षी जिलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। आने वाले समय में यही इलाके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेंगे। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक नया भरोसा जगा है। हमें इसे और मजबूती देनी है। साथियों, हमें असम और पूर्वोत्तर के विकास में कामयाबी इसलिए भी मिल रही है कि हम इस क्षेत्र की पहचान और संस्कृति की सुरक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक और पाप किया था। उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी, और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। भाइयों बहनों, बोरदोलोई जी ने आजादी के पहले तो आसाम को बचा लिया था, लेकिन उनके बाद कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। साथियों, आज हेमंता जी की सरकार और उनकी टीम के सभी साथी बहुत मेहनत से असम के संसाधनों को इस गैर कानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। असम के संसाधन असम के लोगों के काम आए, इसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने भी घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती की है। अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए उनकी पहचान भी कराई जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोधी एजेंडे पर उतर आए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इनके वकील कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, तो इन लोगों को
देश के हर कोने में तकलीफ हो रही है। ऐसे लोग असमिया भाई बहनों के हितों को नहीं बताएंगे। ये लोग आपकी जमीन और जंगलों पर किसी और का कब्जा होने देंगे। इनकी देश विरोधी मानसिकता पुराने दौर की हिंसा और अशांति वाले हालात पैदा कर सकती है। और इसलिए मेरे आसाम के भाई बहन, हमें बहुत सावधान रहना है। जिस असम की अस्मिता के लिए बोरदोलोई जी जैसे लोगों ने जीवन भर अपना सब कुछ न्यौछावर किया, हमें उसकी रक्षा करनी है। असम के लोगों को एकजुट रहना है। हमें असम के विकास को डिरेल होने से बचाना है। कांग्रेस के षड्यंत्रों को पल पल कदम कदम पर विफल करते रहना है। साथियों, आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। भारत के भविष्य का नया सूर्योदय पूर्वोत्तर से ही होना है। इसके लिए हमें साथ मिलकर अपने सपनों के लिए काम करना होगा। हमें असम के विकास को सबसे आगे रखकर चलना होगा। मुझे विश्वास है हमारे ये सामूहिक प्रयास असम को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम विकसित भारत के सपने पूरा करेंगे और विकसित असम से विकसित भारत का रास्ता बनने वाला है। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर नए टर्मिनल की बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। महोदय, आपके सार गर्भित और मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए हम हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।